वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बार बार कहता हूँ, साइकोलॉजी के एक एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो नहीं केवल टॉपिक है, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मतलब लाइफ में जीने का तरीका और अपने आप को मोटिवेट करने का तरीका सब कुछ सिखाते हैं। तो एक टॉपिक है जिसका नाम है मोटिवेशन। इस टॉपिक में क्या ऐसे सेक्शन है जो हमें पढ़ने और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहले ही मैं हमेशा किसी भी टॉपिक में कैसे कैसे भाग होंगे वो बता देता हूँ, ताकि आपको इजी रहे कि इस टॉपिक में कौन कौन से सेक्शन है और कौन से सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो ध्यान दो। सबसे पहले मैंने कहा मोटिवेशन के अंदर हमें पहला पढ़ना पड़ता है अभिप्रेरणा की विशेषताएं। ओके, विशेषताएं मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मोटिवेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, कुछ भी कह लो। ओके, फिर अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन हर चैप्टर में आती है, इसमें भी आएगी। क्लियर? उसके बाद अभिप्रेरणा के प्रकार, जितने स्टार लगाओ उतना कम है, इतना इम्पोर्टेंट है। क्या है? बोलो, अभिप्रेरणा के प्रकार। बोलो, क्या आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, क्या बाह्य अभिप्रेरणा होती है। मीनिंग नहीं समझोगे, खाली किताबों में लिखा हुआ जानोगे तो सेकंडों में गलत हो जाएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगी। तो इसमें अच्छे से आपके लॉजिक क्लियर करूंगा कि एक्चुअली साइकोलॉजी में बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब क्या है और उनके और कितने नाम हैं। ओके, नंबर 4, अभिप्रेरणा के सोपान, स्टेप्स। अभिप्रेरणा एक चक्रीय प्रक्रिया है और जब भी किसी को साइक्लिक प्रोसेस कह देते हैं तो उसमें स्टेप्स, पद फिक्स होते हैं। तो कितने पद होते हैं, पहला पद कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, सारी चीजें यहां पर क्लियर करूंगा। ठीक है, स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद अभिप्रेरणा के सिद्धांत, कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो, फिर प्रेरकों का वर्गीकरण। ठीक है, कितने टाइप के प्रेरक होते हैं, अगेन स्टार लगा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नंबर 7 होगा अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मोटिवेशन। तो हमने मोटा मोटा पूरे चैप्टर को कितने भाग में डिवाइड कर दिया, 7 भाग में। मतलब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, हमें उसकी रूपरेखा हमारे माइंड में होना बहुत जरूरी है। ये कब हेल्प करता है, जब आप रिवीजन करते हो। बोलो, बात समझ ना। मतलब आपने 1-2 बार पढ़ रखा है और एग्जाम से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले जब आपको साइकोलॉजी एक एक सब्जेक्ट को रिवीजन करना होता है, तब आप बिना रजिस्टर खोले कैसे रिवाइज करोगे। तो पहले माइंड में क्या लाओगे, अभिप्रेरणा में कितने पॉइंट है, 7 दिमाग में लाए, एक एक पॉइंट में क्या क्या सोचा, 7 पॉइंट सोच लिया, मतलब पूरा टॉपिक हो गया। समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? अच्छा, इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन जो मैं ज़्यादा स्टार लगा रहा हूँ वो 3 पे लगाया क्योंकि उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। क्लियर? मैंने कहा ना, पढ़ तो आपने पहले भी कभी रखा होगा, लेकिन मुझे पता है कि आपके फंडे क्लियर नहीं है, क्योंकि चालक वर्ड हम किताबों में पढ़ तो लेते हैं, रियल में चालक है क्या वो हमें कभी समझ में नहीं आता और फिर इसीलिए गलती होती है। तो एक एक वर्ड मैं आपको अच्छे से इसमें समझाऊंगा। तो पहला आप ये नोट कर लो
कि ये चैप्टर की रूपरेखा होगी। क्लियर? इंग्लिश में लिखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, definition of motivation, types of motivation, steps of motivation, principles of motivation। ठीक है? और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव। ठीक है? और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मोटिवेशन। ठीक है? ओके, तो मूव ऑन कैसे होना है? क्लियर हो गया? हेडिंग डालोगे अभिप्रेरणा की विशेषताएं। ठीक है? पूरा इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है? अभिप्रेरणा की विशेषताएं। ठीक है? देखो 1 2 3 करके पूरा अभिप्रेरणा के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले अभिप्रेरणा मोटिवेशन लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है। किससे बना? मोटम से बना है, जिसका मीनिंग टू मूव, कोई क्रिया करना, उत्तेजित करना, हलचल करना होता है। क्लियर? पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, मोटिवेशन लैटिन भाषा, लैटिन लैटिन भाषा के शब्द मोटम, खाली से काम नहीं चलेगा, MOTUM ये भी पता होना चाहिए। एक बार एग्जाम में पूछा गया मोटिवेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ऑप्शन कैसे आए? MOTOM, MOTUM, समझ गए? बोलो तो किससे बना है? मोटम, मोटम MOTUM। ठीक है? बोलो शब्द मोटम से बना है, जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग टू मूव। ठीक है? इंग्लिश में
अर्थात अर्थात कोई क्रिया करना या उत्तेजित करना या हलचल करना होता है। तो सबसे पहली विशेषता में क्या बताया कि ये मोटिवेशन किस भाषा के किस शब्द से मिला है, तो इस पे भी अंडरलाइन लगाएंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट समझ में आया बोलो। अच्छा, दूसरी बात क्या बता रहा हूं, अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को आरंभ करने। अब देखो क्या होता है, जब हम कभी अधिगम पढ़ते हैं तो उसके जो सोपान पढ़ते हैं तो पहला सोपान कौन सा आता है, अभिप्रेरणा आता है। क्लियर? तो हमें लगता है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने के लिए चाहिए, जबकि जब हम मोटिवेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अभिप्रेरणा न केवल कार्य के आरंभ में चाहिए, कार्य के निरंतर बनाए रखने के लिए भी चाहिए और यहाँ तक कि कार्य के अंत के अंतिम क्षण पर भी चाहिए। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी खिलाड़ी, कोई भी व्यक्ति तभी सफल हो सकता है, तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जब वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले तब तक मोटिवेट रहे। क्लियर? अगर बहुत सी बार होता है लोग किसी लक्ष्य को डिसाइड करते, किसी कार्य को प्रारंभ करते, प्रारंभ में बहुत मोटिवेट रहते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं और बाद में ढीले पड़ जाते हैं। तो बताओ उनको वो लक्ष्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बोलो, मोटिवेशन टॉपिक हमें ये सिखाता है कि किसी भी कार्य को आपने अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो न केवल उसको प्रारंभ करते समय, उसको जब आप प्राप्त कर रहे हो उसके दौरान और अंतिम क्षण में भी बोलो क्या रहना पड़ता है, अभिप्रेरित। यानी अगेन 50 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई स्टूडेंट ने डिसाइड किया मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जम के तैयारी की, जम के रिवाइज किया और आपसे में कोई एग्जाम से टाइम भी जम के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जिस दिन एग्जाम देना होता है उस दिन रात को सोया ही नहीं और आपसे मैं कह रहा हूँ उसका दिमाग जो है वहाँ चल ही नहीं रहा है और उसने अपने आप को उस दिन बोलो मोटिव नहीं रखा। बताओ उसको अपना लक्ष्य मिलेगा क्या? नहीं। मतलब समझ में आया? बोलो, इसी चीज को मैं सिखाऊंगा कि अभिप्रेरणा एक चक्रीय प्रक्रिया है। बोलो, प्रारंभ होती है और जब तक लक्ष्य नहीं मिलता है तब तक चलती है। एक बार जो टारगेट बना है वो मिल गया, एक बार अभिप्रेरणा खत्म हो जाती, फिर नया टारगेट, नई अभिप्रेरणा, नया चक्र चालू हो जाता। क्लियर? तो ये मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, विशेषता क्या है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, मैंने कहा जारी रखने तथा बोलो आपसे मैं को समाप्त करने तक बोलो आपसे मैं को आवश्यक होती है। लाइन समझ में आई? बोलो आपको, अभिप्रेरणा न केवल किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने का मतलब समझ में आया? बोलो, और समाप्त होने तक क्या होती है, आवश्यक होती है। क्लियर? अच्छा, तीसरी बात क्या बता रहा हूं मैं आपको, अभिप्रेरणा जो है और अधिगम में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा गया है। क्लियर? क्या बोला मैंने आपको, अभिप्रेरणा ठीक है, अधिगम का बोलो हृदय ठीक है होता है। यानी इंग्लिश में बोलूं तो मोटिवेशन इज आपसे मैं करूं हार्ट ऑफ लर्निंग। अब आप इमेजिन करो कि यही लाइन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अभिप्रेरणा किसका हृदय होता है? बोलो ऑप्शन में आ गया, व्यक्तित्व का, अधिगम का, अरे बोलो आपसे समायोजन का, तो किसका हृदय होता है? बोलो अधिगम का। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अधिगम का हृदय कौन होता है? बोलो समझ गए, अभिप्रेरणा हो गया, आवश्यकता हो गया, समायोजन हो गया, तो क्या होगा? बोलो अभिप्रेरणा। समझ में आया? बोलो, मोटिवेशन इज ए हार्ट ऑफ लर्निंग। अब आप देखो और कितनी बातें बता रहा हूं। अभिप्रेरणा अधिगम ठीक है का स्वर्ण पथ होता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं, मोटिवेशन
मोटिवेशन इज ए गोल्डन रोड, बोलो मैंने कहा गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग, ठीक है। क्या बोला मैंने, आपको समझ में आया? बोलो कि मोटिवेशन इज अ गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग। इतनी सी लाइनें दे करके एग्जाम में पूछा जाता है कि बोलो अधिगम का स्वर्ण पथ किसे माना जाता है, या अभिप्रेरणा किसका स्वर्ण पथ होता है। क्लियर? और क्या लिख रहा हूं, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम, अधिगम का सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च राजमार्ग, ठीक है, राजमार्ग होता है। क्लियर? यानी मोटिवेशन इज ए हाईवे ऑफ लर्निंग, इज ए हाईवे ऑफ लर्निंग। क्लियर? बोलो मैंने कहा मोटिवेशन, मोटिवेशन इज ए हाईवे, ठीक है, हाईवे ऑफ लर्निंग, ठीक है। हाईवे नाम सुना समझे? बोलो। और हाईवे नाम सुना नहीं सुना? बोलो। राजमार्ग को क्या कहते हैं? हाईवे, ठीक है। और क्या बोल रहा हूँ, अभिप्रेरणा, बताओ ये सब अभिप्रेरणा की विशेषताएं है कि नहीं है? बोलो, जो एग्जाम में कैसे आएंगे वो बता रहा हूँ। अभिप्रेरणा अधिगम, अधिगम की, अधिगम की कुंजी, 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 ठीक है, मैंने कहा होती है। यानी क्या बोल रहा हूँ, मोटिवेशन, मोटिवेशन इज की ऑफ लर्निंग, ठीक है। कुंजी तो नाम आपने सुना ही होगा, बचपन में यूज भी की होगी। और समझे समझे, कुंजी मतलब जिससे हम कोई भी चीज प्राप्त करते हैं। क्लियर? शॉर्टकट। तो यहाँ पर क्या लिखा हो, मोटिवेशन इज ए की ऑफ लर्निंग। क्लियर? अच्छा, उसके बाद की मतलब समझ गए, जिससे हम कोई दरवाजा खोल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम, अधिगम का शक्तिपुंज, ठीक है, शक्तिपुंज, शक्तिपुंज होता है, ठीक है। यानी मोटिवेशन, मोटिवेशन इज, बोलो इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक है, ऑफ लर्निंग। मतलब आप सोचो, आप सोचो कि लर्निंग और अभिप्रेरणा में कितना खतरनाक संबंध है। और समझे समझे, बोलो बिना मोटिवेशन के लर्निंग कभी हो ही नहीं सकती। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो आपको। अच्छा, नंबर 8 अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा लक्ष्य, बोलो निर्देशित, ठीक है, बोलो निर्देशित लक्ष्य, मैंने कहा निर्देशित, ठीक है, ओके। मैंने कहा अभिप्रेरणा, बोलो निर्देशन, निर्देशन, ठीक है, से संबंधित, संबंधित होती है, ठीक है। अभिप्रेरणा अगर हमारे अंदर होती है तो हमें क्या मिलती है? गाइडलाइन मिलती है। और निर्देशन से संबंधित होती है मतलब समझ में आया, हमें क्या मिलती है? गाइडलाइन मिलती है। अभिप्रेरणा आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। क्लियर? आंतरिक बाह्य क्या होती है वो हम जब टाइटल पढ़ेंगे तो आपको लॉट ऑफ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। क्लियर? अभिप्रेरणा निर्देशन से संबंधित होती है। मैंने कहा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, ठीक है, निश्चित, बोलो मैंने कहा निश्चित, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति, ठीक है, के उद्देश्य, ठीक है, से होती है। बोलो क्या होती है? निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से होती है। जब हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि बोलो कोई भी कार्य इंसान करता है वो किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। आप बोलो पानी ढूंढ रहे हो, क्यों पानी ढूंढ रहे हो भाई? आपके अंदर आई, बोलो फीलिंग्स आई कि अंदर पानी की कमी है। आप बोलो कुछ खाने की चीज़ ढूंढ रहे हो, अंदर से क्या आया? बोलो आवाज़ आई। अब वो आवाज़ है, उसी को हम साइकोलॉजी में क्या कहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अंदर आई, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, तब तो भोजन ढूंढोगे ना। और समझे समझे, बोलो क्या लिखा? आवश्यकता निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से होती है। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये जो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो आपको क्या पता चल रहा है? अभिप्रेरणा की क्या बता रहा हूँ? विशेषताएं बता रहा हूँ। क्लियर? इसी तरह से अभिप्रेरणा, ठीक है, आंतरिक, आंतरिक तथा बाह्य, ठीक है, बाह्य हो सकती है। ये भी एक विशेषता ही है। बोलो क्लियर? तो आई थिंक आपको जो मैंने अभी बेसिक बताया
आपको समझ में आया बोलो? हम किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं बोलो? इस डायरेक्शन में। मतलब मैं एक डायरेक्शन फिक्स करके चीज़ें बताऊंगा तो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी। अदरवाइज तो क्या होगा कि मैं आपको कहीं भी कोई सी चीज़ बता दूंगा तो आपके माइंड में कॉपी नहीं बनेगी। मेरी बात समझ ना? इसलिए मैं पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ कि आपको मुझे कैसे सिखाना है। क्लियर? मतलब मैं अभी बोल जरूर रहा हूँ, कहीं भी सोपान बोल रहा हूँ, बोलो प्रकार बोल रहा हूँ, लेकिन वो रियल में मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। हम बोलो बात समझ में आए? ओके, तो ये आपने नोट किया। अभी हम पहला टॉपिक, पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? अभी पेना की विशेषताएं। सारी विशेषताएं मैंने आपको समझाई। विशेषताओं में कैसा क्वेश्चन आएगा बोलो? विशेषताओं के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तीन टाइप के आते हैं। एक तो ये आ जाता है अभिप्रेरणा की कौन सी विशेषता नहीं है। क्लियर? या एक अभिप्रेरणा की कौन सी विशेषता है। चार ऑप्शन होंगे। बोलो ऐसे मैंने लाइन लिखी वैसे लिखी भी होगी, तो आपको नहीं है तो भी आप पढ़ के पहचान जाओगे, और बोलो आपसे है तो भी पहचान जाओगे। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अभिप्रेरणा को किसका हृदय कहा गया है, वो तो आपको इन लाइनों से पता चल ही जाएगा। बोलो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा मैंने। क्लियर? नोट करोगे? एक एक लाइन समझ में आई बोलो आपको? ये लाइन दे देते हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और समाप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा की। मतलब आप समझ रहे हो ना यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे? ठीक है? ओके, हटा दो ये बोलो। हो गया?
ओके, क्या है ये? अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार का निर्देशन व नियमन करती है, ठीक है। अभिप्रेरणा उत्प्रेरित कार्य को सतत बनाए रखती है, ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है। अभिप्रेरणा एक चक्रीय प्रक्रिया, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, होता है। ये जो बोल रहा हूँ ना अभी, लक्ष्य के प्राप्त समाप्त हो जाती चक्रीय प्रक्रिया, ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको मतलब समझ में आएंगे कि मैंने अभी प्रेरणा को चक्रीय प्रक्रिया क्यों कहा, एक चक्र में कितने स्टेप्स होंगे, सब आगे पता चलेंगे। अभी विशेषताएं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, बात समझ में आए बोलो आपको? किया नोट बोलो, ठीक है। अच्छा अभिप्रेरणा की विशेषता बताई। अभिप्रेरणा टॉपिक में हमें कैसे क्या पढ़ना, मैंने आपको माइंड सेट कर दिया कि हमें कैसे 1 बाय 1 चीज़ें सीखनी है, क्लियर। अब मैं आपको एक छोटा सा बोलो टॉपिक बता रहा हूँ, जो अभी हमने बुद्धि पढ़ा था उसी का है, संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है। ओके, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो संवेगात्मक बुद्धि एक छोटा सा कंटेन होता है, जो वो भी हमें आना चाहिए। ओके, जो हमने बुद्धि में स्टडी नहीं किया था, तो एज ए स्पेशल नोट बता देता हूँ, क्लियर।
ओके, इधर देखो, संवेगात्मक बुद्धि मतलब क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर कभी संवेगात्मक बुद्धि को लेकर आपको कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्या बातें पूछी जा सकती है, 1 2 3 करके लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा संवेगात्मक बुद्धि के जनक पूछे कभी भी, बोलो प्रतिपादक पूछे, ठीक है, तो हमेशा कौन होगा? डेनियल गोलमैन। कौन होगा बोलो? डेनियल गोलमैन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। संवेगात्मक बुद्धि, फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कौन है? डेनियल गोलमैन, ठीक है। नंबर 2, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पीटर स्लोव एंड जॉन मेयर, ठीक है, जॉन मेयर, ठीक है, पीटर स्लेव और जॉन मेयर ने किया। ओके, नंबर 3 बात, संवेगात्मक बुद्धि, बोलो संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, बोलो का मापन जिस इकाई से किया जाता है उसे हम संवेगात्मक लब्धि EQ कहते हैं। क्या कहते हैं? EQ। मैंने कहा संवेगात्मक बुद्धि का मापन जिस इकाई से किया जाता है उसे संवेगात्मक लब्धि, इंग्लिश में बोलो इमोशनल क्वांटिएंट, ठीक है, अर्थात EQ कहते हैं, ठीक है। एक होता IQ, वह बुद्धि लब्धि, एक है संवेगात्मक लब्धि यानी EQ। क्लियर? फिर क्या बता रहा हूं, बोलो यहां पर किसी भी व्यक्ति, क्या कहा गया साइकोलॉजी में, किसी भी व्यक्ति के सफल होने के लिए IQ का रोल केवल 20% है, EQ का रोल कितना है? 80% है। क्लियर? तो हमेशा आप अपना EQ मजबूत करो। अब दिमाग में आता सर ये IQ EQ क्या है? IQ का मतलब आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो वो याद हो जाना। EQ का मतलब क्या है? उसको अच्छा परफॉर्म करना। बोलो आप एग्ज़ाम के टाइम पे हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं, और समझे बोलो। क्लियर? बहुत सारे लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही उनको नींद नहीं आती है और अब क्या करेगा, अब क्या होगा, ऐसा करने लग जाते हैं। तो ये इसका मतलब उनका क्या कमज़ोर है? EQ कमज़ोर है। क्लियर? तो किसी भी व्यक्ति, बोलो किसी भी व्यक्ति के सफल मतलब सक्सेस होने में IQ का केवल 20%, बोलो रोल मतलब समझते हो? भूमिका, ठीक है। रोल का मतलब क्या होता है? भूमिका, ठीक है, होती है, जबकि 80% बोलो EQ का रोल होता है, ठीक है। समझे नहीं समझे बोलो। उसके बाद क्या बता रहा हूं, डेनियल गोलमैन ने किताब लिखी, बहुत फेमस हुई, और उस किताब का टाइटल था संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। क्लियर? किताब का नाम क्या था? डेनियल गोलमैन, ठीक है, द्वारा प्रकाशित
प्रकाशित बुक, ठीक है, क्या थी बोलो? संवेग, बुक का नाम क्या था? संवेगात्मक, संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ठीक है। ये इनकी किताब का टाइटल है। बोलो ये किताब का क्या है? टाइटल है, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, क्लियर। जिसमें इन्होंने बताया किसी भी व्यक्ति के सक्सेस होने में आईक्यू का रोल केवल 20% होता है, ईक्यू का रोल जो होता है वो 80% होता है, क्लियर। यानी इंसान को, बच्चे को जब छोटे से बड़ा होता है तो घर वालों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको उसका ईक्यू मजबूत करना चाहिए, क्लियर। बोलो अगर किसी कोई चीज़ का डर है तो डर निकालना चाहिए, और ने कि डरा डरा के पढ़ाना चाहिए, समझे समझे। डरा डरा के पढ़ाओगे तो इधर ईक्यू तो क्या हो रहा है? मजबूत। आईक्यू क्या हो रहा है? अरे कमज़ोर। फिर तो वो हर छोटी चीज़ में डरेगा, बोलो घबराएगा ज़्यादा, क्लियर। तो ईक्यू को मजबूत करना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है? वह बुद्धि जिसे व्यक्ति दूसरों की भावना को, दूसरे के संवेग को, दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सके, क्लियर। बोलो खुद की भावना, खुद की फीलिंग्स को तो समझ ही लेते हैं। जिसका ईक्यू मजबूत होता है वो दूसरों की भावना, संवेग और फीलिंग्स को भी समझता है, ठीक है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ईक्यू, संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक, ठीक है, बुद्धि के द्वारा व्यक्ति दूसरों के संवेग, बोलो भावना, ठीक है, भावना, मैंने कहा भावना, ठीक है, को समझता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा आईक्यू वाले होते हैं, ईक्यू मजबूत नहीं होता है, वो दूसरों की फीलिंग्स नहीं समझते हैं। जो हूँ मैं ही हूँ, और ऐसे वाले होता है, क्लियर। कौन बोले? जो आईक्यू मजबूत वाले होते हैं। और जो ईक्यू मजबूत वाले होंगे वो क्या होंगे? बोलो दूसरों की बात सुनेंगे और दूसरों को भी समझेंगे। आईक्यू ईक्यू समझ रहा है? बोलो आपको क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसी में अरस्तु एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है। उसने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। अरस्तु कहता है, जो मैं पहले भी कभी बोला होगा, अरस्तु कहता है क्रोध करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ, सही समय में, सही मात्रा में, बोलो सही प्रयोजन के लिए क्रोध करना बहुत बड़ी बात है। क्या बोला, समझ में है? क्रोध करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ, सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रयोजन के लिए क्रोध करना बहुत बड़ी बात है, क्लियर। तो आपसे अरस्तु के अनुसार क्रोध कोई भी व्यक्ति कर सकता है, परंतु सही व्यक्ति, ठीक है, पर सही समय पर, सही मात्रा में तथा सही प्रयोजन, ठीक है, प्रयोजन, सही प्रयोजन के लिए क्रोध करना बहुत मुश्किल, ठीक है, बहुत, आपसे मैं कह रहा हूँ मुश्किल, ठीक है, बहुत मुश्किल, ठीक है, होता है। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल होता है, क्लियर। तो ये अरस्तु का स्टेटमेंट समझ में आया? बोला आपको। इसका मतलब हुआ कि बहुत सी बार लोग, बोलो कहीं पर भी गुस्सा होता है, हर किसी पे भी निकाल देते हैं। और समझे अरस्तु क्या कहता है? उनका ईक्यू क्या है? कमज़ोर है। और समझे क्रोध अगर आ रहा है तो किस पे करना है, कितनी मात्रा में करना है, किस समय करना है। बोलो बात समझ ना। 4 जने बैठे हैं, आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, वहीं पर सारी भड़ास निकाल दी, क्या कमज़ोर है? ईक्यू। ईक्यू कोई बाजार में थोड़ी मिलता है। और ईक्यू को समझो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
अगर वही व्यक्ति, अगर सपोज दैट बोलो कोई नहीं हो, उस समय जितनी बात हो उतना ही क्रोध करे। और समझे समझे, बात छोटी है तो क्रोध छोटा, बात बड़ी है तो क्रोध बड़ा। समझे सब में क्या कहना चाह रहा है, रस तो समझ में आई मेरी बात? वो ईक्यू मजबूत वाला होगा। क्लियर, समझ में आई कि नहीं आई बोलो? तो ये जितनी भी बातें हैं जो संवेगात्मक बुद्धि को लेके पूछी जा सकती है, वो मैंने आपको बता दी। क्लियर? तो आपको मेरी बात समझ में आए बोलो, नोट करोगे? ये हमने उसमें नहीं पढ़ा तो अभी इसमें मैंने स्पेशल नोट करके बता दिया, ठीक है? एक एक लाइन समझ में आ रही बोलो आपको? हुआ नोट बोलो, ठीक है? ओके, हो गया?
ठीक है, ये तो छोटा सा कंटेंट मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, समय का आत्मा बुद्धि। ठीक है, ये बेसिकली जो अपना बुद्धि अभी चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड था। ओके, आगे कहानी कल बढ़ाएंगे। आपको टॉपिक जो अपने चालू किया अभी पढ़ना समझ में आया? बोलो आपको कैसे पढ़ना है? ठीक है, ओके।